Hello class. This is the second topic. This is the second lecture of microcontroller and microprocessor subject. So today's topic is microprocessor based system. In this topic we can learn about the digital computer, its a block diagram and its function. Okay. Get some basic knowledge about the microprocessor, my microcontroller. But microcontroller we can make this separate video. First video is about all about the microcontroller. So if you don't watch it, then first watch the microcontroller and then watch this video. Okay. Now, and the next topic is von Neumann machines, its architecture and its component also. And the other topic is Harvard architecture. Okay. So that and last topic of this chapter is RISC versus CISC microprocessor. Okay. So now let's start. So what about digital computer? Anyone knows digital? What is a digital computer? Okay. Uh, Please comment if anyone know about the digital computer. So digital computer is any of a class devices which is capable to solving problems by processing information in the discrete form. What means discrete form? Discrete form का मतलब क्या है? यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में वो कन्वर्ट करके उसे प्रॉब्लम को प्रोसेस को सॉल्व करे. ओके. इट ऑपरेट्स ऑन अ डेटा include magnitude, letters and symbols that are expressed in binary code. Example of 2 digit 0 and 1. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी डिजिटल कंप्यूटर होगा वो प्रोसेस कैसे करता है. वो प्रोसेस वो इंफॉर्मेशन को पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा. बाइनरी कोड का मतलब है कि आपका 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद आपको प्रोसेस करेगा. उसके बाद वो पहले उस प्रोसेस को समझेगा. उस प्रोसेस से क्या उस प्रोसेस में क्या हो रहा है इंस्ट्रक्शन समझेगा. उसके बाद आपका एग्जीक्यूट करेगा. ओके. तो डिजिटल कंप्यूटर करता क्या है? डिजिटल कंप्यूटर पहले डेटा लेता है, फिर उसको एनालिसिस करता है, फिर उसमें वर्क करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है. ओके. सो सेकंड पॉइंट इज बाय काउंटिंग, कंपेयरिंग and manipulating this digit or their combinations according to a set of instructions held in its memory. A digital computer can perform such tasks as a control industrial processes and regulate the operation of machines, analyze and organize vast amount of business data, and simulate the behavior of dynamic systems. Example, global weather patterns and chemical reactions in the scientific research. ओके. डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? काउंट करता है, कंपेयर करता है और जो डिजिट आपके या फिर जो इंस्ट्रक्शन आपने दी है उसको मैनिपुलेट करता है. और जो भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने दी है जो इसकी मेमोरी में अंदर है वो उस तरीके के आपको एग्जीक्यूट करता है. आपका जो मशीन्स होता है मीन्स जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है. जैसे आपका बिजनेस डेटा में आपका यूज हो सकता है. आपका कोई डायनेमिक सिस्टम है उसके बिहेवियर को सिमुलेट करने में यूज हो सकता है. जैसे आपका कोई भी ग्लोबल वेदर पैटर्न होता है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होती है साइंटिफिक रिसर्च में तो आपका डिजिटल कंप्यूटर यूज होता है. ओके. तो ये थोड़ा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन था थोड़ा डिजिटल कंप्यूटर के डिजिटल कंप्यूटर का. ओके. सॉरी.
अब उसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है क्या पहले तो। ओके, तो ये डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। उसमें 4 टाइप के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट। थर्ड है आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी कि स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी मेन मेमोरी होती है। देन कंट्रोल यूनिट, देन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग में आपका कंट्रोल यूनिट होता है वो, एंड देन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। ओके, नाउ डेटा फ्लो यहाँ पे कैसे होता है, तो थोड़ा ब्लॉक डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि डेटा फ्लो कैसे होता है। यहाँ पे दे रखा है, जो तीर से आपका दिखाया बताया गया है वो डेटा फ्लो है, और जो डैश डैश से आपको बताया गया है वो है आपका कंट्रोल फ्लो। सो डेटा फ्लो कैसे होता है, आप कोई डेटा यहाँ से इनपुट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट। ओके, तो हेल्प यूनिट, इनपुट यूनिट के हेल्प से वो डेटा आपका स्टोरेज यूनिट में स्टोर होगा। स्टोरेज यूनिट में जो स्टोर होगा, जैसे प्राइमरी स्टोरेज में वो स्टोर हुआ। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज आपकी होती है जैसे रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ओके, एंड देन आपका वो जो स्टोरेज हुआ डेटा है आपका, वो आपका प्रोसेस होने के लिए आपका कंट्रोल यूनिट के अंदर जाता है, यानी कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर, और कंट्रोल यूनिट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन आपके सेट हैं, जो आपने पहले से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो 1 बाय 1 आपके सेंटर कंट्रोल यूनिट से एग्जीक्यूट होते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। यानी एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में क्या होता है कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में आपका तो जो भी एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। उसके बाद धीमे धीमे जो एक रिजल्ट होता है, तो कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या है कि जो भी रिजल्ट आया या तो फिर जो भी डेटा आया आपका, उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना, 1 बाय 1 आपका आगे पहुंचाना। ओके, देन आपका जो भी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, आपका जो भी परफॉर्मेंस के बाद डेटा हुआ, वो डेटा सेंट्रल यूनिट में से वापस होके प्राइमरी स्टोरेज में वापस स्टोर होता है। यानी कि जो भी डेटा आपका आफ्टर पर जो भी इंस्ट्रक्शन उसके परफॉर्म होने के बाद जो भी एग्जीक्यूशन आया, तो वो प्राइमरी स्टोरेज में फिर स्टोरेज होगा। देन आपका आउटपुट यूनिट थ्रू आपका इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट में मिल जाएगी। ओके, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि जैसे आप एक कंप्यूटर चला रहे हो, तो कंप्यूटर में आप जैसे कीबोर्ड में आप जैसे कोई भी वर्ड दबाते हो, जैसे समझ लीजिए मैंने दबाया जे, तो जे का मतलब क्या होगा कि जे जो हुआ मैंने इनपुट दिया उसे, अब वो इनपुट सबसे पहले कंप्यूटर की स्टोरेज में जाएगा। कौन सी स्टोरेज में जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा। नाउ प्राइमरी स्टोरेज से वो कहाँ जाएगा, आपका कंट्रोल यूनिट आपका क्या करेगा, उसका कंट्रोल यूनिट आपका इंडिकेट करेगा कि बाहर से इंस्ट्रक्शन आई है कि जे लिखना है। तो जे कैसे लिखेगा, जैसे ही जे लिखने के लिए जो भी स्टेप फॉलो होने चाहिए, वो स्टेप 1 बाय 1 आपके फॉलो होंगे। ओके, देन वो ALU में जाएगा। ALU में प्रोसेस होने के बाद आपका ALU में प्रोसेस होने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट थ्रू आपका प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा, और आपका आउटपुट में यानी कि आपको स्क्रीन पे आपको जे लिखा हुआ दिखेगा। तो ऐसे एक सिंपल प्रोसेस होती है डिजिटल कंप्यूटर की। ओके, तो थोड़ा बहुत उसके ब्लॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है ब्लॉक्स, उसके क्या कहना चाहते हैं। ओके, हाँ, तो देख लीजिए। तो जो अब आपका कॉमन इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस जो होता है वो कीबोर्ड और ऑप्टिकल स्कैनर्स यूज करता है, और लेकिन जो आउटपुट डिवाइस होता है वो जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, आपकी स्क्रीन हो गई। ओके, तो वो एग्जाम्पल है ये इनपुट और आउटपुट डेटा के। जो इनपुट डिवाइस के कुछ और एग्जांपल, जैसे आपका माउस भी हो गया आपका, जैसे अभी मैं ये बोल रहा हूँ माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट हो गया। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस में आपका जैसे स्क्रीन है, आपको सुनाई दे रहा है, जैसे स्पीकर है। ओके, प्रिंटर है आपका, आपका मॉनिटर है आपका, तो वो सारे एक तरीके के आउटपुट है।
ये पूरी पूरी डेटा है कि द इंफॉर्मेशन received by computer from its input unit is stored in the main memory, or it not immediate use, then it is stored in auxiliary storage devices. ओके, मैंने जैसे ही आपको प्रोसेस पूरी बताई वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि जैसे फिर सेकंड क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट सिलेक्ट एंड कॉल्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी in appropriate sequence and relays the proper command to the appropriate unit. Okay, it also synchronizes the varied operating speeds of the input and the output devices to that the arithmetic logic unit so as to ensure the proper movement of data through the entire computer system. Okay, जो मैंने प्रोसेस आपको पहले बताई वो प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा जल्दी में पढ़ लेते हैं. Okay, the ALU performs the arithmetic and logical operation algorithms selected to process the incoming data at extremely high speed, in many cases in nanoseconds. Okay, the main memory of CPU यानी main memory, control unit and ALU together make up the central processing unit of most digital computer system, while input and output devices and the auxiliary storage units constitute peripheral equipment. ये क्या कहना चाहता है कि जो ALU होता है यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो एल्गोरिदम होता है वो इनकमिंग डेटा को इतनी हाई स्पीड में, एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे वो प्रोसेस कर देता है. कितनी स्पीड पे, कभी कभी तो वो नैनो सेकंड में भी प्रोसेस कर देता है. अब जैसे कि मेन मेमोरी, आपका कंट्रोल यूनिट और आपका ALU, ये तीनों मिलके आपका CPU बनाते हैं. यानी जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आपको जो CPU बताया, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपका कंट्रोल यूनिट, मेन कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी और एल्गोरिदम ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तीनों मिलके CPU बनाते हैं. जबकि आपका मेमोरी होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो अलग से दूसरे इक्विपमेंट में आते हैं, यानी कि अलग उसका ब्लॉक होता है. जैसे कि आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका स्टोरेज यूनिट क्या है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका इनपुट आउटपुट क्या है. ओके, नाउ माइक्रोप्रोसेसर क्या है. सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि आपका माइक्रोप्रोसेसर क्या है. तो माइक्रोप्रोसेसर any of type of miniature electronic device that contains the arithmetic, logic and control circuitry necessary to perform the function of a digital computer central processing unit. ओहो हो, बहुत हार्ड हो गया, थोड़ा इजी देख लेते हैं उसका क्या है इजी वर्जन. A microprocessor is a programmable chip, electronic chip that has computing and decision making capability similar to central processing unit of a computer. इसका मतलब क्या है कि माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप है, मतलब ऐसी चिप है इलेक्ट्रॉनिक की जिसको हम वापस से प्रोग्राम यानी रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और प्रोग्राम करने के बाद उसकी कैपेसिटी, उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो कंप्यूटर की CPU जितनी हो जाती है, उसी को हम माइक्रोप्रोसेसर कहते हैं. ओके, माइक्रोप्रोसेसर एक माइक्रोप्रोसेसर इज एनी टाइप ऑफ मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जैसा कि ये पहले बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है छोटी सी जो आपका एरिथमेटिक, लॉजिक और कंट्रोल सर्किटरी भी कंटेन करती है. यानी उसके अंदर ये तीनों चीजें, एरिथमेटिक सर्किट है, लॉजिकल सर्किट है और कंट्रोल सर्किट, तीनों सर्किट है. क्यों है? ताकि वो कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम या कंप्यूटर के सारे जो फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड यानी परफॉर्म कर सके, जैसे कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है. ओके, ये माइक्रोप्रोसेसर है कि जो CPU कंटेन करता है, मेमोरी कंटेन करता है, आपका इनपुट डिवाइसेस कंटेन होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कंटेन होता है.
लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में अलग अलग तरीके से होती है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर में इस माइक्रो प्रोसेसर तो आएगा ही, साथ में आपका मेमोरी भी इनबिल्ट होगी, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आप अंदर इनबिल्ट ही कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर based system having limited number of resources are called microcomputers. Nowadays, microprocessor can be seen in almost all type of electronic devices like mobile phone, printer, washing machine, etc. etc. Okay, now हम थोड़ा ये ब्लॉक्स के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, डेटा बस क्या कहलाती है आपकी, कंट्रोल बस का काम क्या है, एड्रेस बस का काम क्या है। ठीक है, सीपीयू तो हमें पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसमें एएलयू भी होगा और कंट्रोल यूनिट भी होगा। एएलयू में आपका सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो फॉलो होगी। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि एएलयू तक आपकी कोई भी जो इनपुट इंस्ट्रक्शन है आपको बाय सीक्वेंस आपको एग्जीक्यूट करनी है, वो एएलयू का काम है। अब मेमोरी दो टाइप की होती है आपकी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसे हम परमानेंट मेमोरी नहीं कह सकते। ओके, परमानेंट मेमोरी आपकी रोम होती है, यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी सॉरी, रैम आपकी परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। ओके, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं थोड़ा मेमोरी के बारे में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके, नाउ आपका एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या है, कंट्रोल बस क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस तीनों का काम भी क्या है। तो डेटा पहले जानते हैं एड्रेस बस के बारे में। सो क्या इज द एड्रेस माइक्रो, जब हम फर्स्ट लेक्चर में जब हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानकारी ली तब हमने एड्रेस के बारे में जाना था कि एड्रेस क्या होता है। ओके, इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। इट कैरीज द एड्रेस, एड्रेस क्या है, विच इज अ यूनिक बाइनरी पैटर्न used to identify the memory location or input output port। एड्रेस क्या है, आप समझते हैं ना कि जैसे कि आपके घर, आपको जैसे किसी के घर जाना हो तो आप क्या पूछेंगे कि उसका एड्रेस क्या है। वैसे भी कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि कौन सी मेमोरी या कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है, उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है कि वो वही एड्रेस पे मिल जाएगी आपको। तो ऐसे ही उससे कहते हैं कि एड्रेस क्या है कि इट इज ए यूनिक बाइनरी पैटर्न, एक यूनिक बाइनरी पैटर्न है। बाइनरी पैटर्न मीन्स आपका 0101 के फॉर्म में ही आपको मिलेगी। which is a binary unique binary pattern used to identify the memory location और an output input port। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे 8 बिट कोई एड्रेस है तो उसमें क्या होता है कि 8 लाइंस होती है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सो इट कैन एड्रेस, ये 2:8 है। ओके, 28 नहीं है, ये 2:8 है, यानी 256 डिफरेंट लोकेशंस। यानी कि एक एड्रेस लाइन अगर आपकी 8 बिट की होती है तो हम उसमें 2:8 यानी 256 डिफरेंट लोकेशंस हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। सो द लोकेशन इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कैन बी रिटन एज 00H एंड FFH। ये 00H एंड FFH कैसे आया उसके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे। ओके, फिलहाल तो हम इतना जानते हैं कि एड्रेस बस का काम क्या है। एड्रेस बस का काम है कि आपको बस सिंपल वो एड्रेस पे ले जाना। एड्रेस क्या है आपका, एक यूनिक बाइनरी पैटर्न है जो मेमोरी की लोकेशन पता करने में हमारी मदद करती है या फिर इनपुट आउटपुट को पोर्ट को मदद करती है। ओके, नाउ डेटा बस क्या है,
So the data bus is used to transfer data between memory and processor or between input output devices and processor. डेटा बस क्या है? डेटा बस क्या है? कुछ सिंपल है कि वो डेटा ट्रांसफर करने का काम आती है किस किस के बीच में, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हुआ प्रोसेसर के बीच में। ओके, एग्जांपल के तौर पे आपका जैसे 8 बिट प्रोसेसर है कोई, तो जनरली क्या होता है इसके अंदर 8 बिट का डेटा बस होता है, और 16 बिट अगर कोई प्रोसेसर होता है, 16 बिट का डेटा बस उससे होती है। नाउ कंट्रोल बस, कंट्रोल बस का मतलब ही उसके नाम से है कि कंट्रोल करती है। किसे कंट्रोल करती है? कंट्रोल सिग्नल्स को। ओके, द कंट्रोल बस carries control signals which consist of signal for selection of memory or input output devices from the given address, direction of data transfer and synchronization of data transfer in case of slow devices. कंट्रोल बस का मतलब क्या है? कंट्रोल बस का काम क्या है? कंट्रोल बस आपका कंट्रोल सिग्नल को कैरी करती है, जो कि आपका मेमोरी सिलेक्शन में मदद करता है, या फिर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो एड्रेस आया है उसे समझने में मदद करता है। आपको डेटा डायरेक्शन यानी डेटा को कहाँ ट्रांसफर करना है उसकी दिशा दिखाता है आपको। यानी कि आप समझ लीजिए कि ये एक तरीका का आपका ट्रैफिक पुलिस है कंट्रोल बस, जो पूरे को पूरे डेटा जो बस होती है आपके एड्रेस बस, या फिर जो आपका जो भी एड्रेस होता है, जो भी डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसको कंट्रोल करता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो कंट्रोल बस एक एज ए आप ट्रैफिक पुलिस मान सकते हैं। नाउ एएलयू के बारे में हम जान चुके हैं कि एएलयू का क्या होता है, एएलयू का क्या परफॉर्मेंस होती है, एएलयू क्या काम करता है। एएलयू वो काम करता है कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शन में जो भी आपकी एरिथमेटिक या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसे परफॉर्म करता है, और जो भी आपका डेटा आया, जो भी आपका एग्जीक्यूशन आया उसे आपको बाहर भेजता है, किसके थ्रू? कंट्रोल यूनिट थ्रू। ओके, so a typical microprocessor consists of arithmetic and logical unit in association with control unit to process the instruction execution. Almost all the microprocessors are based on the principle of store program concept. स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट के में ही हमारा माइक्रोप्रोसेसर, लगभग सारे माइक्रोप्रोसेसर में स्टोरेज होती ही है, ताकि हम हमारे जो भी प्रोग्राम है उसे स्टोर कर सके, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद हमें प्रोग्राम लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमें स्टोरेज की जरूरत होती है। ओके, और जो ये प्रोग्राम होता है हमारा, जो भी प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम हमारा दो फॉर्म में हम लोग से होता है, बाइनरी मशीन कोड में होता है और एक नेमोनिक्स नेमोनिक्स के तरीके पे। बाइनरी कोड मतलब आपका 0101 फॉर्म में, और नेमोनिक्स का मतलब होता है कि आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है आपके पास, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही हम यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। ओके, तो दो टाइप की लैंग्वेज भी होती है आपकी, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आगे थोड़ा जाएंगे तब। तो 0101 जो इंस्ट्रक्शन होती है आपकी, जिसे हम बाइनरी पैटर्न कहते हैं, तो उसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और वो बहुत ही यानी बहुत ही डिफिकल्ट होती है समझने को, क्योंकि किस वर्ड का मतलब कितने जीरो है कितने वन है वो समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमने असेंबली लैंग्वेज यूज करी। असेंबली लैंग्वेज का मतलब है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब हो गया असेंबली लैंग्वेज। इसीलिए हमने ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने बनाए ताकि उसे सीधा एग्जीक्यूट करके हम हमारा जो भी प्रोग्राम है वो रन कर सके। ओके, अब सबसे पहले जो भी कंप्यूटर बना उसमें एक आर्किटेक्चर या सॉरी एक
साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ था जिसका नाम था वॉन न्यूमैन। उसने एक ऐसी सिस्टम बनाई जो एक बेसिक कंप्यूटर, जो एक आगे जाके डिजिटल कंप्यूटर बनाने में बहुत ही यूजफुल हुई। ओके, तो उस मशीन के बारे में जानते हैं। तो एक आर्किटेक्चर है जिसे हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। तो देख लेते हैं उसके अंदर क्या है। ओके, तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3 सब सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है आपका मेमोरी और एक होता है आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। ओके, तो जो ये फिगर है आपकी वॉन न्यूमैन मशीन की, यानी एक ब्लॉक डायग्राम जैसा है, आप कह सकते हैं इसे। ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें तीन डिवाइस बताए गए हैं। एक सीपीयू होता है आपका, एक आपका मेमोरी होता है, और एक होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या है कि आपकी जो बस मेमोरी, यानी जो मेमोरी होती है वो, यानी कि इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर same memory and bus are used to store both data and instruction that run the program। यानी जो भी आपकी मेमोरी होती है उसमें आपका एक डेटा भी पड़ा होता है, यानी कि कुछ आपने कुछ डेटा स्टोर किया होता है, वो डेटा। और जो आपका जो इंस्ट्रक्शन आपने जो लिखी होती है वो भी एक ही मेमोरी में आपकी सेव होती है। यानी कि सेम मेमोरी में आपकी 2 चीज होती है, आपका डेटा भी पड़ा होता है और आपका कोडिंग भी पड़ा होता है। इसीलिए हम, सिंस यू कैन नॉट एक्सेस प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी साइमल्टेनियसली, यानी कि इसलिए हम प्रोग्राम को एक्सेस करना या फिर किसी प्रोग्राम को हमें अगर मेमोरी किसी प्रोग्राम को हमें देखना है तो वो हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यूज करना पड़े। यही वॉन न्यूमैन की आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी एक क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं जिसे हम, या फिर हम बॉटलनेक इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वॉन न्यूमैन का मशीन का। ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं तो तीन सिस्टम होते हैं। एक होता है आईएएस का मतलब होता है यहाँ पे मेमोरी, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इनपुट आउटपुट यूनिट। तो वॉन न्यूमैन बेस्ड कंप्यूटर इज कंप्यूटर दैट, हम वॉन न्यूमैन बेस्ड कंप्यूटर किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जो एक सिंगल प्रोसेसर यूज करता हो। सेकंड, यूजेस वन मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, यानी एक ही मेमोरी होगी आपकी इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए। जैसे कि आपकी अभी आप कंप्यूटर में रैम और रोम दो मेमोरी यूज करते हो। आपकी जो रैम होती है वो परमानेंट नहीं होती है, और जो रोम होती है आपकी वो परमानेंट मेमोरी होती है। लेकिन ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर क्या होता है, वो मेमोरी होती है जिसमें एक ही टाइप की मेमोरी होती है। जैसे आपकी रैम हो गई तो रैम ही होगी, रोम हो गई तो रोम ही होगी, लेकिन मैक्सिमम इसमें रैम ही होती है। ओके, so non-Newman computer cannot distinguish between data and instruction in a memory location. It knows only because of location particular bit pattern in RAM. Okay, third is execute programs by doing one instruction after the next in a serial manner using the fetch execute cycle. तो जो वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बेस पे जो कंप्यूटर बने हैं वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट सीरियल बाय सीरियल, मीन्स वन इंस्ट्रक्शन जो आपने पहले दी वो पहले आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, हमेशा पहले ही वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद में आपके धीमे धीमे अलग अलग इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा इसके कंपोनेंट्स हैं जो वो आपको याद रखना है, और आइए इस कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत वापस जान लेते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका सीपीयू। सीपीयू
सीपीयू आपका 4 और कंपोनेंट में डिवाइड होता है। आपका एएलयू में होता है, रजिस्टर्स में होता है, कंट्रोल यूनिट में होता है एंड क्लॉक में भी होता है। ओके, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि एएलयू क्या है। एएलयू के बारे में तो आपको कितनी बार अपने बात कर चुके हैं, ठीक है, कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका। ओके, कि आपका एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो भी आपका डेटा या फिर जो भी आपका इंस्ट्रक्शन आपने दी होती है उसके मुताबिक आपका काम करता है। ओके, नाउ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, von Neumann control CPU has a control unit. The control unit is in charge of fetching each instruction that needs to be executed in a program by issuing control signals to the hardware. कंट्रोल यूनिट का ये वर्क है। कंट्रोल यूनिट का क्या वर्क है? किसी भी इंस्ट्रक्शन को कब एग्जीक्यूट करना, ओके, कब एग्जीक्यूट करेगा वो, और वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। मीन्स आपके कंट्रोल यूनिट को कोई सिग्नल जाने चाहिए। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने जे दबाया तो एक इंस्ट्रक्शन गई उसे कंट्रोल यूनिट को कि हाँ मुझे कंट्रोल यूनिट मुझे एएलयू को जी के बारे में बताना है कि जे आया है। ओके, आप ऐसे कंट्रोल यूनिट को ऐसे आपका, अगर आपके बॉडी पार्ट में अगर आप दिमाग के साथ कंपेयर करेंगे तो जैसे ही आपका ये कोई भी, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बोलने का जो मैं कौन सा वर्ड मुझे कहना है, कौन सा वर्ड मुझे बोलना है, उसके लिए कुछ सिग्नल जाएगा मेरे ब्रेन में। ब्रेन से कुछ सिग्नल मेरे मुंह को जाएगा, मुंह पे आएगा, यानी कि जुबान पे आएगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को एज आपका ब्रेन भी आप यूज कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपका ब्रेन होता है कंट्रोल, पूरी शरीर का कंट्रोल ब्रेन थ्रू होता है, वैसे ही पूरा का पूरा कंट्रोल आपका कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट थ्रू होता है। ओके, रजिस्टर। अब sorry, von Neumann CPU has registers. These are very fast memory circuits. They hold the information such as address of next instruction, यानी program counter, the current instruction is being executed or the data being worked on, and the result of arithmetic and logical operation. Information about the last operation and whether an interrupt has happened. ओके, तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक आपकी मेमोरी है, फास्ट मेमोरी सर्किट है, जो क्या क्या होल्ड कर सकती है आपका नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है, नेक्स्ट उसका एड्रेस, करंट इंस्ट्रक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है अभी, फिर जो डेटा जिस पे काम हो रहा है। ओके, फिर आपका जो डेटा जिस पे काम हो चुका है, रिजल्ट रेडी है, जो एग्जीक्यूट करने का तैयार है। लास्ट ऑपरेशन क्या हुआ, यानी कि लास्ट कौन सी ऑपरेशन, लास्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हुई, वो भी जानकारी आपके रजिस्टर के पास रहेगी। और लास्ट जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हुई उसके अंदर क्या क्या इंटरप्ट हुए, यानी कौन कौन से आपकी मुसीबत आई, मुश्किल आई एग्जीक्यूशन में, उन सब की जानकारी हमारे रजिस्टर में होती है। ओके, क्लॉक इंस्ट्रक्शन आर, सॉरी इसको मिटा लेता हूं मैं। इंस्ट्रक्शन आर कैरिड आउट द beat of the clock. Some instruction take 1 beat and others more than 1 beat. Very roughly speaking, the faster the clock, the more clock beats you have per second, and so more instruction per section you can do, and the faster your computer will go. इसका मतलब क्या है? सॉरी, ये लास्ट वाले बता देता हूँ। क्लॉक का मतलब क्या है? घड़ी, समय, टाइम, यानी सिंपल एक टाइम बताता है। टाइम जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी 1 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन कोई कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जो
मोर देन 1 सेकंड भी आपका टाइम लेती है, और कोई कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो लेस देन दी 1 सेकंड आपका एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके, तो जितनी आपकी फास्ट क्लॉक होगी पर सेकंड में आपके उतने ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे और उतना ही फास्ट आपका फोन होगा यानी कंप्यूटर होगा। ओके, अब सेकंड कंपोनेंट है उसका आईएएस या फिर बोलते हैं इमीडिएट एक्सेस स्टोर, जिसे हम रैम भी कहते हैं। रैम के बारे में जानकारी हम पिछले लेक्चर में भी ले चुके हैं, लेकिन थोड़ा और भी ले लेते हैं। रैम कैसे बनती है, उसका क्या एड्रेस है, कैसे उसका काम होता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं वापस। सो RAM is made up of lots of boxes that can store a beat pattern. Each box has a unique address. सबके पास अपना अपना एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ओके, अब मेमोरी एड्रेस माइट स्टोर एन इंस्ट्रक्शन और माइट स्टोर जस्ट पीस ऑफ डेटा है, यानी कि जो आपका एड्रेस, आपका जो भी खाली बॉक्स पड़ा है वो या तो आपका किसी इंस्ट्रक्शन आपको या तो किसी इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर करेगा या फिर किसी डेटा को स्टोर करेगा। यानी कि ये थी सबसे बड़ी कमजोरी वॉन न्यूमैन की कंप्यूटर्स की, कि जो आपका मेमोरी यूनिट है वो या तो डेटा ही आप डेटा एक जगह पे आप डेटा ही सेव कर सकते हो या फिर एक उसी जगह पे आप इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हो। दैट्स इट, बस उसके अलावा आप कुछ स्टोर नहीं कर सकते। समझिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए कि जैसे आपके सामने 10 बॉक्स रखे हैं, 10 बॉक्स रखे हैं आपके सामने, और आपके पास है 10 सेब हैं, 10 ऑरेंज है, 10 बनाना है। ओके, तो आपको कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन क्या दी गई है कि एक बॉक्स में एक ही आपका कोई भी फल एक ही आना चाहिए। या तो फिर आप 10 एप्पल रख लीजिए, 10 बनाना रख लीजिए। ओके, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा ही जो मॉडल था वो वॉन न्यूमैन का भी मॉडल था कि आपके पास जो भी स्टोरेज है, यानी रैम के अंदर जो भी आपका बॉक्स बने हुए हैं स्टोरेज के, उसमें या तो फिर आप डेटा ही रख सकते हो या तो फिर आप एड्रेस ही कर सकते हो। किसके? इंस्ट्रक्शन के एड्रेस। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक बॉक्स में एक ही चीज, समझ गए? ओके, तो रैम रैम ऐसा ही थी, रैम में अलग अलग बॉक्स थे और को भी पैटर्न को, जैसे आपको जो भी स्टोर करना हो आपको, या आपको मेमोरी एड्रेस भी, कोई भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपको स्टोर करना है या फिर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, दोनों में कोई एक ही चीज आप एड्रेस या फिर स्टोर कर सकते हैं। तो ये था आईएएस यानी कि इमीडिएट एक्सेस स्टोर, या फिर आप कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ओके, थोड़ा देख लेते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर की क्या है। A computer needs peripheral for inputting and outputting data. It needs to be able to read data into itself and send data out. It reads data in and send data out through the input output ports. अब पोर्ट क्या है? तो ये क्या कहना चाहता है कि जो कंप्यूटर है आपका, वो इनपुट और आउटपुट होने चाहिए आपके डेटा, तभी आपका काम करेगा। यानी कंप्यूटर का मतलब क्या है? आपका आप कुछ इनपुट दे रहे हैं तो उसका कुछ आउटपुट आपको मिल रहा है। ओके, तो ये इनपुट और आउटपुट होना जरूरी है। तो कंप्यूटर के अंदर ये इनपुट आउटपुट कैसे होता है, या फिर जो डेटा होता है उसको रीड कैसे करते हैं, जो डेटा होता है उसको सेंड कैसे करते हैं, तो उसको हम इनपुट आउटपुट पोर्ट करते हैं, के थ्रू करते हैं। अब पोर्ट क्या है? एक सिंपल दरवाजा है, जो कि यूज होता है किसको? डेटा को रीड करने के लिए या तो फिर डेटा के आउटपुट के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे है कि आपका एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड एक आपका इनपुट कंट्रोलर है। इनपुट का मतलब क्या है कि वो
आपका इनपुट सिग्नल आपको भेजेगा। तो ये जो डेटा बता रहा है आपका, यानी ये जो कंट्रोलर के बाद का ये जो है, ये आपका एक गेटवे है, यानी आप कह सकते हैं कि ये दरवाजा है जिससे इंस्ट्रक्शन आपकी ली जाती है, जिससे इंस्ट्रक्शन आपकी कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दी जाती है। ओके, सो कीबोर्ड के थ्रू आपका जो भी डेटा है वो आपका कंट्रोल यूनिट के अंदर जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ALU के अंदर जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उसका जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आपकी होती है। देन उसके बाद वो जो डेटा है आपका स्टोरेज में जाता है, यानी प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा, यानी अगर आप वॉन न्यूमैन में है तो आपकी रैम ही होगी तो रैम में जाएगा, और रैम से फिर एग्जीक्यूट होने के लिए आपका आउटपुट में कंट्रोलर में जाएगा। ओके, आउटपुट कंट्रोलर में आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है वेरिएबल ड्राइव यूनिट है, तो जो भी आपने कीबोर्ड में आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी आपने प्रोग्राम लिखे वो आपका मेमोरी में आया, फिर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गया, फिर आपका प्रोसेस होके ALU से प्रोसेस होके आपका वापस मेमोरी में आया, और फिर आउटपुट के थ्रू आपको वो स्क्रीन दिखी, स्क्रीन पे आपको एग्जीक्यूशन दिखा। पहले भी जो हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे कंप्यूटर में आपने J दबाया तो J कैसे प्रोसेस होकर आपको वापस स्क्रीन पे दिखता है, तो सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पे वॉन न्यूमैन कंपोनेंट में होती है। सिर्फ फर्क क्या है, जो आपकी प्राइमरी जो आपकी मेमोरी थी, वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी मेमोरी है जो आपकी रैम कहलाती है। ओके, तो एक समय पे वो एक ही काम करती है, या तो फिर वो डेटा ले ही सकती है, या तो फिर वो डेटा आपको एग्जीक्यूशन कर ही सकती है। एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है। ओके, तो ये था इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका कंट्रोलर का, सॉरी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर था जो आपका माइक्रो कंप्यूटर का। ओके, मेजर ड्रॉबैक क्या है? बॉटलनेक मतलब क्या होता है? बॉटलनेक मतलब ड्रॉबैक। तो फर्स्ट क्या है, वॉट एवर यू डू टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, you cannot get away from the fact that instruction can only be done one at a time and can only be carried out sequentially. ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड, both of these factor hold back the efficiency of the CPU, यानी जो आपका ये जो काम होने की जो भी टाइमिंग है, आपका जितने समय में काम हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी CPU की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। थर्ड थर्ड आपका क्या है कि यू कैन प्रोवाइड अ वॉन न्यूमैन प्रोसेसर विथ मोर रैम, more cache and faster components, but if real gains are to be able made in CPU performance, then a major review needs to take place in CPU design. आप ज़्यादा भी रैम दे सकते हैं, ज़्यादा फास्टर कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या वॉन न्यूमैन का जो भी बेस कंप्यूटर है आपका फास्ट चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए जो डिज़ाइन है हमारी CPU की, बहुत ही बड़े आपको बहुत ही बड़े रिव्यू की जरूरत है आपको। ओके, तो ये थी मेन थे ड्रॉबैक वॉन न्यूमैन के मॉडल के। अब भाई साहब ये तो फेल हो गए, अब आए हार्वर्ड भैया। हार्वर्ड भाई साहब आए, हार्वर्ड भाई ने क्या किया कि जो आपकी जो मेमोरी थी, यानी कि जो आपकी डेटा मेमोरी थी या फिर जो आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी थी, उनको दोनों को अलग अलग कर दिया कि भाई तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, काम नहीं बन रहा है भाई। तो उसने क्या किया, हार्वर्ड ने क्या किया कि अलग अलग मेमोरी के अलग अलग दोनों मेमोरीज को अलग अलग कर दिया, यानी इंस्ट्रक्शन मेमोरी को और डेटा मेमोरी के दोनों को पाथवे को अलग कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपकी जो प्रोसेस थी वो फास्ट हो गई। तो हार्वर्ड के आर्किटेक्चर को सक्सेसफुल माना जाता है, किससे? वॉन न्यूमैन से, क्योंकि इसमें इतनी ड्रॉबैक नहीं थी। ओके, सो द हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज a computer architecture with separate storage and signal pathways for instruction and data.
इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए और डेटा मेमोरी के लिए अलग अलग पाथवे अवेलेबल है. It consists with a von Neumann architecture where the program and instruction data share the same memory and pathway. By in हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने क्या किया, मतलब हार्वर्ड ने क्या किया भाई, सब ने वॉन न्यूमैन का तो आर्किटेक्चर लिया ही लिया, लेकिन उसके अंदर क्या किया, इंस्ट्रक्शन और डेटा की मेमोरी का और पाथवे को अलग अलग कर दिया. पर लेकिन उसे जो बस थी, जो एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस थी, वो एक ही रखा, सेम ही रखा, ताकि फास्टर जो इंस्ट्रक्शन का फैच है या फिर आउटपुट इनपुट है वो हो सके. दिस अलाउज टू सीपीयू टू फैच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम. तो इससे क्या फायदा हो गया कि सीपीयू जो डेटा फैच करता है, जो इंस्ट्रक्शन लेता है या आदान प्रदान करता है, तो उसका टाइम एक ही टाइम पे वो हो सकता है और फास्टर हो गया. ओके. हाँ, ये तो वही है जो मैंने आपको बताया कि द हार्वर्ड आर्किटेक्चर स्टोर्स द मशीन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन सेपरेट मेमोरी units that are connected by the different buses. In this case, there are at least two memory address spaces to work with. So there is a memory register for machine instruction and another memory register for data. Computers are designed with Harvard architecture are able to run program and access data independently. तो इसने क्या चालाकी क्या करी इसने, जैसे मैंने आपको दिया था 10 बॉक्स का एक उदाहरण दिया था कि आपको 10 बॉक्स दिए गए हैं, आपको फिर एप्पल दिया गया है और केले दिए गए हैं और या फिर आपको ऑरेंज दिया गया है. तो उसने क्या किया कि जो बॉक्स थे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके. एक बॉक्स में दो दो खाने, एक बॉक्स में दो खाने. तो इसने क्या किया, एक में एप्पल डाल दिया, एक में एप्पल डाल दिया, एक में आपका बनाना डाल दिया. ऐसे करके इसने 10 बॉक्स भर दिए. हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या यही था, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या था कि रजिस्टर भी तो थी, बट स्पेस थी, तो दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया, यानी दो टाइप की रजिस्टर वहां दे दी. एक रजिस्टर में आपका डेटा स्टोर होता है और उसी के दूसरे रजिस्टर में आपका इंस्ट्रक्शन होती है, मशीन इंस्ट्रक्शन जो आप लिखते हैं, जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसके. ओके. तो इससे क्या हुआ कि जो वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर जो ओवरकम था, सॉरी, जो आपका क्या बोलते हैं बॉटल नेक था, यानी कि जो ड्रॉबैक था, उससे हम ओवरकम हो गए. ओके. ये कुछ कंपैरिजन है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की और हार्वर्ड आर्किटेक्चर की. उसके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस दे रखे हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एडवांटेज क्या है. इट इज नॉट ओनली द डेटा बस बट ऑल्सो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम and stored within the same memory. This makes it easier to reprogram the memory. ओके. ये एक एडवांटेज था वॉन न्यूमैन का कि अगर हम एक ही स्टोरेज में, यानी हम एक ही बॉक्स में, जैसे हम या तो एप्पल रखते हैं या फिर आपका बनाना रखते हैं, तो हम एक साथ में एक जगह पे एक बार में एक चीज खा सकते हैं. लेकिन डिसएडवांटेज क्या था, हैज ओनली वन डेटा बस shared from the transfer of data or transfer and instruction fetches. They must be scheduled because they cannot run simultaneously. इसका मतलब क्या है कि जब भी डेटा, जो भी डेटा बस को शेयर करना पड़ता था, किसके बीच में, आपकी जो इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है उसके बीच में, और जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है उसके बीच में, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता था, इसीलिए वो एक इसका डिसएडवांटेज था. जबकि अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या था, एडवांटेज क्या था उसका, कि लेस चांस ऑफ करप्शन सिंस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर ट्रांसफर्ड वाया डिफरेंट बसेस. और डिसएडवांटेज क्या था, when there is free data memory it cannot be used for instruction and vice versa. Memory dedicated to each must be carefully balanced in manufacturer. जो भी आपका इंस्ट्रक्शन और डेटा की बस की जो आपको अलग अलग सुविधा दे रखे थे, तो उसमें जो आपका इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन बस होती है,
केवल और केवल आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगी, उसको हम डेटा के लिए यूज नहीं करते। ये एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एडवांटेज देख लेते हैं कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज विद इन द हैंड्स ऑफ द प्रोग्रामर। कि जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि मेमोरी को कितना यूज करना है, उसका सब कुछ कारोबार आपका जो प्रोग्रामर होता है उसके हाथ में होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है उधर? सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग does not allow for parallel execution of the programs. Parallel execution must be simulated later by the operating system. आपकी जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है वो लाइन वाइज लाइन, सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग डज नॉट अलाउ। यानी जो आपने लाइन बाय लाइन लिखी है उसको जैसे समझ लीजिए कि पहली और तीसरी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी और चौथी एक साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। तो ये एक और बड़ा डिसएडवांटेज था। लेकिन जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर था उसका एडवांटेज क्या था? हायर परफॉर्मेंस ऑफर करता है, सिंस द हार्वर्ड अलाउज साइमल्टेनियसली फेचिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। दे kept in separate memory travel via the separate buses. तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो एक हायर आपका परफॉर्मेंस अलाउ करता है, हायर परफॉर्मेंस देता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइम पे डेटा को फैच करना और डेटा को एग्जीक्यूट करना, दोनों काम एक ही टाइम पे कर सकता है। ओके, लेकिन उसका भी डिसएडवांटेज क्या है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैज मोर पिन्स, सो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर मेन बोर्ड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, हार्वर्ड का जो आर्किटेक्चर है, जो भी पिन यूज हो रही है तो वो पिन्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उसने जो इंस्ट्रक्शन बस थी और जो डेटा बस थी वो दोनों को अलग अलग कर दिया, इसलिए उसकी जो पिन्स थी वो बढ़ गई। तो उसके कारण जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ गई। ओके, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एडवांटेजेस तीसरा देख लेते हैं, 4 ही है। तो तीसरा है उसमें से डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड डिवाइसेस एक्सेस इन द सेम वे। यानी जैसे आपकी मेमोरी या फिर आपकी डिवाइस यूज हो रही है एक सेम वे में होती है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है? हायर करप्शन और एरर इंस्ट्रक्शन में डेटा आर स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड सेम वे, सो मे बी रियली रीड माय बॉक्स। तो वन न्यूमैन में क्या हो सकता है कि आपका जो एरर का चांसेस बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने इंस्ट्रक्शन या जो भी डेटा आपने यूज किया, तो आप लिखने में गड़बड़ भी कर सकते हैं, या फिर आप डेटा की जगह आप इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, या फिर इंस्ट्रक्शन की जगह आप डेटा लिख दीजिए, तो वो एक टाइप का बग हो सकता है प्रोग्राम में। ओके, हार्वर्ड आर्किटेक्चर का एडवांटेज क्या रहता है कि बोथ मेमोरीज कैन यूज डिफरेंट सेल साइज। which is making the effective use of resources। तो एडवांटेज क्या कहता है कि दोनों ही मेमोरी डिफरेंट सेल साइज की, यानी कि आपका जो भी सेल साइज होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो एक टाइप का इफेक्टिव रिसोर्स कहलाता है। लेकिन अदर टाइप उसका डिसएडवांटेज क्या है? नॉट वाइडली यूज, मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। आपकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ने के कारण आपका यूज भी ज़्यादा नहीं कर सकते हम, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, नाउ द कंट्रोल यूनिट गेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन in the same way from one memory, so simplifies the design and development of the control unit. When the disadvantage is all memory cell sizes are the same and so can't be different from the instruction or data, making it less efficient. इसका मतलब क्या है? तो कंट्रोल यूनिट होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही वे से, यानी एक ही मेमोरी से, यानी एक मेमोरी में या तो आपका डेटा होगा या तो इंस्ट्रक्शन होगी, दोनों में से कुछ भी एक ही आपको कंट्रोल यूनिट को मिलेगा, जो
कंट्रोल यूनिट के लिए समझना बहुत ही ईजी होगा कि ये डेटा है या ये इंस्ट्रक्शन है, तो बहुत ही सिंपल डिजाइन हो जाती है। लेकिन मैम सेल साइज होती है, जैसे कि हार्वर्ड में बड़ी ज़्यादा होती है, तो लेकिन जो बॉन्ड में होती है वो सारी साइज सेम होती है। तो अगर हमें डिफरेंस करना उनके बीच में कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है, कौन सी डेटा आ रही है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारा बॉन्ड इवेंट आर्किटेक्चर है तो थोड़ा लेस एफिशिएंट है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का ग्रेटर बैंडविड्थ दैट इज मोर प्रेडिक्टेबल। और डिसएडवांटेज क्या है? हार्वर्ड आर्किटेक्चर रिक्वायर्स कंट्रोल यूनिट फॉर 2 buses that is more complicated and development of which is expensive and needs more time। यानी हार्वर्ड क्या होता है कि जो मेमोरी होती है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, यानी कि आप ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं या ज़्यादा आप इंस्ट्रक्शन सेव कर सकते हैं। वो उसको एफिशिएंट बनाती है। लेकिन दूसरा क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है उसको 2 बस के लिए 2 कंट्रोल यूनिट चाहिए फिर। तो जो आपका जो बस होती है एक से ज़्यादा चाहिए, इसीलिए आपको वो जो क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और उसमें हमें ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है। तो ये थे कुछ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बीच में डिफरेंस, उसके ही एडवांटेजेस और उसके ही डिसएडवांटेजेस। ओके, अब RISC और CISC माइक्रो प्रोसेसर के बारे में छोटा सा एक टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ इसके कंपैरिजन है, तो हम वो देख लेते हैं। तो CISC का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, तो RISC का फुल फॉर्म क्या है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC में लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जबकि RISC में स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट होता है। इसके CISC के ऑपरेशन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि RISC के जो होते हैं वो सिंपल इंस्ट्रक्शन होते हैं और फास्ट एग्जीक्यूशन को अलाउ करते हैं। थोड़े स्टेप में आप जल्दी एग्जीक्यूशन यानी आउटपुट ले सकते हो। आपके जो CISC है वो कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स है, मतलब जो उसके एड्रेस हैं, एड्रेस के मोड हैं या याद रखने की जो क्षमता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो RISC है उसमें आपके मेमोरी यानी रजिस्टर की संख्या ज़्यादा है। ओके, CISC में कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम है, इसमें कम है। RISC क्या है कि ओनली रीड राइट यानी लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस मेन मेमोरी एंड ओनली एक्सेस पर इंस्ट्रक्शन। ओके, minimum number of instruction needed for given task, large number of instruction, simple instruction। okay, CISC has a easy to program and simpler compiler, simple compiler होता है इसका। लेकिन RISC में ऐसा नहीं होता कि सिंपल एड्रेसिंग मोड होता है विच अलाउ द फास्ट एड्रेस कंप्यूटेशन। फिर RISC में आपका फिक्स लेंथ का इंस्ट्रक्शन भी होता है। फिर आपका कंपाइलर की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है और कंपाइलिंग टाइम भी आपका इंक्रीज हो जाता है RISC में। RISC के अंदर एक और है कि सिंपलर और फास्टर हार्डवेयर